चलिए बच्चों, चैप्टर 1 का पार्ट 2 अपना केमिकल समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं का। ठीक है, जैसा आपने कल वाला हमारा वीडियो देखा था, तो कल वाले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था पहले। ठीक है, सबसे हमने पढ़ा था पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली थी हमने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक समीकरण पढ़ा था, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद समीकरण हमने पढ़ लिए थे। समीकरण पढ़ने के बाद हमने अभिकारक और उत्पाद के बारे में जानकारी ली। ठीक है, चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत है इन सब टॉपिकों के बाद मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय प्रवीण कुमार शर्मा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी हमने बेटा ये सारी चीज़ें पढ़ी, कौन कौन सी, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, अभिकारक और उत्पाद, इनको लिखते कैसे, इनका निरूपण कैसे करोगे। आपने लिख लिया, आपको मालूम पड़ गया सारा कि, लेकिन इनको लिखना कैसे है, इनको निरूपण कैसे करना है, इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, और आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जिससे क्या करूं, हम और भी अच्छा इसको वीडियो को बनाने की कोशिश करते रहें। ठीक है, और अब वीडियो को फुल देखिए, आपको पूरे प्रॉपर तरीके से नोट्स मिल जाएंगे यहाँ से। ओके, तो हमने क्या लिखा है, रासायनिक समीकरण का निरूपण। ठीक है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि अगर मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, और मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करा दी थी, तो अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैंने मैग्नीशियम को जलाया तो मुझे MgO मिला। तो हमने क्या किया था, इसको मैग्नीशियम प्लस O2, क्लियर, और यहाँ से क्या बना दिया था हमने, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब उस अभिक्रिया को मैंने एक समीकरण में निरूपित कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि इस अभिक्रिया को हम समीकरण में निरूपित कैसे करते हैं। तो बेटा इसके लिए हमारे पास दो चीज़ों का सबसे पहला जरूरी है। एक तो आपके पास अभिकारक आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने कौन कौन से अभिकारक लिए हुए हैं वो आप पे निर्भर करता है। दूसरा निर्भर करता है कि आपका जो उत्पाद आ रहा है वो उत्पाद क्या आएगा। समझ आया। तो अब जब तक हम कोई रासायनिक अभिक्रिया जब हम लिखेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हमको पहले क्या अभिकारक लिख रहे हैं, क्या उत्पाद आएगा, इसके बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। तभी हम उस रासायनिक अभिक्रिया को लिखेंगे और इसका निरूपण कर पाएंगे। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को निरूपण मतलब उस अभिक्रिया को लिखना कैसे। सब देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले हमें निम्न बातों का क्या रखना है, अपना ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा है, लिए गए अभिकारक। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि आपको सबसे पहले अभिकारकों का पता होना चाहिए कि आपने अभिकारक कौन से लिए हैं। अभिकारक से आपने रासायनिक अभिक्रिया करा दी, कोई बात नहीं, आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई मतलब हमने यहाँ पे देखा था कि आप किस से फाइंड आउट कर सकते हैं, कलर के आधार पर, ठीक है, गैस निकल रही है उसके आधार पर, उनकी अवस्था में परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, फिर क्या बना, अवक्षेप के आधार पर, तापमान के आधार पर। अब अभिकारक से आपने कौन सा उत्पाद बना ये तो हमें मालूम होना चाहिए, बिना इसके हमें मालूम पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, देखिए, अभिकारकों और उत्पादकों के मध्य। अब हम जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले अभिकारक और उत्पादकों के मध्य तीर लगाकर उन्हें लिखते हैं। बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर हम क्या लिखेंगे, अपना उत्पाद लिखेंगे। जैसे कल का रिएक्शन हम देखें तो मैंने क्या लिखा था बेटा, Mg प्लस O2, एरो क्या आया था हमारा, MgO। ठीक है, अब यहाँ इसको मैं बैलेंस कर लें यहाँ पर, तो देख लेते हैं क्या है। तो तीर का जो पुच्छ वाला भाग है इसको बोलते हैं पुच्छ, इसको बोलते हैं सिरा। तीर का जो पुच्छ वाला भाग है, या इसको हम बोलते थे बाईं ओर। ठीक है, तो पुच्छ के जो बाईं ओर होता है तीर के, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकारक, हमेशा लिखेंगे। ओके, अब जो तीर का जो सिरा होता है उधर क्या लिखेंगे, उत्पाद लिखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, दाईं ओर। बोलो बात समझ में आई। मतलब कहने के लिए जब भी हम कोई अभिक्रिया लिखेंगे तो अभिक्रिया के मध्य में अभिकारक और किसके, उत्पाद के मध्य में क्या लेंगे, एक तीर लगाएंगे। उस तीर के माध्यम से हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये जो लिए गए हैं, दाईं ओर जो लिया गया वो कौन है, मेरा अभिकारक है, और बाईं ओर जो लिया गया है वो क्या है, मेरा उत्पाद। हमें सबसे पहले तो यही काम करना पड़ेगा। देखिए, अभिकारक और उत्पाद। अब इन द केस अगर आपके अभिकारक तो हमेशा दो ही होंगे तभी तुम्हारा उत्पाद आएगा। अगर मान लो ज़्यादा अभिकारक आ गए, सेम टू सेम, मान लो अगर अभिकारकों की संख्या ज़्यादा है, मतलब आपके पास, और उत्पाद भी आपके पास ज़्यादा है, तो क्या करें, मान लो मेरे पास एक अभिक्रिया है जिसमें मैंने क्या लिया, A, B, C और D, मैंने 4 अभिकारक लिए, और उससे मान लो कोई 3 उत्पाद आ रहे हैं, A, E, F
और ये मैंने जी ले लिया, ठीक है कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे, जब हमने पहले तो हमने एरो लगा लिया, तीर लगा दिया, तो मैं क्या करूँगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों को क्या कर दिया मैंने धन लगा के, मतलब कौन सा धन चिन्ह या योग कर करके, और यहाँ से क्या है एफ प्लस ई प्लस जी, ये क्या आ गया आपका उत्पाद। तो हमने वही लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो कि यदि एक से ज़्यादा अभिकारक और उत्पाद हों तो उनके मध्य धन्य चिन्ह लगाते हैं। किसके मध्य, जो मैं अभिकारक ले रहे हैं, कौन से ए बी सी डी, ठीक है, कितने भी अभिकारक ले, जैसे हमने क्या किया अभी Mg और ये क्या है आपका O2, तो इन दोनों के मध्य जो अभिक्रिया हो रही है ना, वो सूचित कर रहा है कि किस किस के इन दोनों को जोड़ करके क्या बना रहे हैं बेटा, हम MgO बना रहे हैं। जैसे एक अभिक्रिया और मैं यहाँ पे लेता हूँ अपनी, कौन सी अभिक्रिया ले लेता हूँ कोई भी, जैसे Zn प्लस HCl, ओके, और इससे क्या आता है हमारा ZnCl2 प्लस H2, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास दो अभिकारक हैं और दो ही आपके उत्पाद आ रहे हैं। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, पहले दो लगा दिया, तो ये क्या है, दोनों के मध्य मुझे कौन सूचना दे रहा है जोड़ने की, मुझे धन चिन्ह उनको क्या बता रहा है, उनकी सूचना दे रहा है। इन दोनों के मध्य क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी प्रकार हमें क्या मिल रहा है, उत्पाद मिल रहा है। उत्पाद में भी क्या निकल रहा है कि आपके जिंक क्लोराइड के साथ साथ आपकी डाइहाइड्रोजन भी गैस भी यहाँ से क्या हो रही है बेटा, बाहर हो रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों अभिकारकों के मध्य क्या लगा देंगे, प्लस चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो जिंक क्लोराइड की धातु के साथ अभिक्रिया H2SO सल्फ्यूरिक अम्ल या HCl के साथ करने पर हमें ZnCl2 या क्या मिलेगा, यहाँ से जिंक सल्फेट और डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, मतलब बाहर निकलती है। ओके, बात समझ में आई आपके। तो यहाँ से हमने क्या किया बेटा, एक बार फिर से देख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन दे रखा है आपका ZnSO4, ठीक है, Zn प्लस H2SO4, क्या मिला मुझे, यहाँ पे दो अभिकारक हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिकारक एक अभिकारक दो, दोनों के मध्य मैंने क्या लगाया, यहाँ पे धन चिन्ह लगाया हुआ है। उसी प्रकार मेरे उत्पाद भी कितने मिले, एक से ज़्यादा मिले हुए, तो दोनों को मैंने दर्शाने के लिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर प्लस चिन्ह। अर्थात तो आप समझ गए होंगे, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अभिकारक या उत्पाद हैं तो दोनों को आप कैसे दर्शाओगे, यहाँ से प्लस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यहाँ पे हमने इसके अभिक्रिया के बारे में, इस अभिक्रिया में दो अभिकर्मक और दो उत्पाद दिए गए, अतः दोनों अभिकारक और दोनों उत्पादों के मध्य हमने क्या लगाया, धन्य चिन्ह लगाया। हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास एक से ज़्यादा अभिकर्मक और एक से ज़्यादा उत्पाद मिल रहे हैं। अब अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट आया, अगर आपने कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की है, ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा Zn H2SO4 आया, ठीक है, और एरो लगाकर मैंने यहाँ पे ZnSO4 कर दिया और H2 कर दिया। तो आपको मालूम मालूम रहना चाहिए कि जो आप अभिकारक ले रहे हो वो किस अवस्था का, तो जिंक हमारी सॉलिड अवस्था में होती है और ये H2SO4 किस में होता है हमारा बेटा, एक्वस अवस्था में, मतलब जलीय विलीन बनता है इसका, डाइल्यूट अगर होगा, ठीक है। तो ZnSO4 किस में आएगा आपका, ये एक्वस सॉल्यूशन में आएगा और ये अपना गैस अवस्था में आएगा। तो मतलब अभिकारक और उत्पादों की अवस्था दर्शाते हैं, मतलब अगर आपने ठोस लिया हुआ है तो वहाँ पे S दर्शा दो, मतलब सॉलिड। गैस लिया हुआ है आपने, ठीक है, तो वहाँ पे गैस के लिए G दर्शा दो। द्रव लिया है तो लिक्विड, और जलीय विलयन मतलब एक्वस सॉल्यूशन में से अपनी मैंने क्या किया, H2SO4 के सामने मैंने एक्वस सॉल्यूशन किया, क्योंकि H2SO4 में क्या मिला हुआ है, ये सांद्र H2SO4 को मैंने पानी के साथ क्या कर लिया है, डाइल्यूट, इसलिए ये क्या मेरा एक्वस लिखा जाएगा। अब यदि अभिक्रिया विशेष परिस्थिति, और विशेष परिस्थिति क्या हो सकती है आपकी, जैसे अभिक्रिया को आपने आगे बढ़ाने के लिए ताप दिया है, दाब दिया है, या कोई उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग में किए जाने वाला जो भी हमें पदार्थ यूज करेंगे या कोई मेटल यूज करेंगे, तो जो उत्प्रेरक होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देगा। तो बेटा आप क्या करेंगे, ताप, दाब या उत्प्रेरक, मतलब आपके पास कोई भी एक ऐसी विशेष परिस्थिति लो जिसमें अभिक्रिया आपकी हो रही है, उस विशेष परिस्थिति को हम कहाँ दर्शा देंगे, एरो पर दर्शा देंगे। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड को मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया, दहन किया, तो दहन को मैंने कहाँ दर्शा दिया, एरो पर दर्शा दिया। यहाँ पे गर्म किया तो मैंने हीट के लिए यहाँ पे ताप किया। जो भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो उसको मैं कहाँ दर्शा दूंगा, एरो पर दर्शा दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि अभिक्रिया विशेष परिस्थिति में हो, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक, उन्हें तीर पर दर्शाते हैं। तीर मतलब वहाँ पे हम तीर के ऊपर लिख देंगे कि किस परिस्थिति में आप अभिक्रिया कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखे थे वो सारे के, दाईं ओर उत्पाद है आपका, बाईं ओर अभिकारक है, यहाँ पे अवस्था लिखी हुई है जिंक, एक्वस सॉल्यूशन, गैस। अब यहाँ पे क्या है, तीर के ऊपर आपको विशेष परिस्थिति। तो इस पूरे को अगर आप जब भी आप अभिक्रिया लिखो, तो अगर आपको मालूम है, आपके अभिकारक मालूम है, उत्पाद मालूम है, तो दोनों के सबसे पहले क्या लगाओगे, एरो लगाओगे। एरो लगाओगे, अगर आपके पास ज़्यादा अभिकारक और ज़्यादा उत्पाद है तो उनको कैसे दर्शाओगे, प्लस चिन्ह से दर्शाओगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, अगर मान लो आपके पास
कौन सी विशेष परिस्थिति आ जाए, तो विशेष परिस्थिति के लिए आप क्या करोगे, उस तीर पर क्या कर दोगे, उनको फंडामेंटली उनके ऊपर स्थिति दर्शा दोगे। ताप, दाब, उत्प्रेरक, जो भी आपके पास स्थिति आई हुई है उस समय, उस परिस्थिति को कहाँ पर दर्शा दोगे, एरो पर दर्शा दोगे विशेष परिस्थिति को, ठीक है। विशेष परिस्थिति मतलब बोले तो आपके पास ताप है, दाब है, कुछ भी है। तीसरा, अगर आपने अभिकारक और उत्पाद जो भी ले रखे हैं, जैसे गैसेस फॉर्म में ले रखा है या सॉलिड फॉर्म में ले रखा है या फिर द्रव फॉर्म में या जल एक्वस सॉल्यूशन में, तो आप क्या लिखोगे, सॉलिड के लिए यहाँ पर एस लिख दोगे, मतलब ठोस के लिए आप एस लिखोगे, गैस के लिए आपको पता है जी, द्रव के लिए लिक्विड, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए आप क्या लिखोगे यहाँ पर, एक कौन आपका जलीय विलयन। क्लियर। ये आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, तो बच्चों एक कब जरूर करते रहो, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करते रहो, जिससे मुझे मालूम पड़े कि आपको क्या पता चला, और मैं और भी इसमें हम लोग भी अच्छी मेहनत करें आपके लिए, और आप जो भी कमियाँ हों उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, जिससे कि कारण हमारा ये यूट्यूब चैनल भी ग्रोथ करे, और आप लोग भी अपने जो भी आपके दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल में हैं, उनको भी क्या हो मालूम पड़े, और ये क्लास 10th के जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सबका आपको फ़ायदा मिले, उन लोगों को भी प्लीज़, ठीक है। चलिए देखिए, अब रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण हमारे पास दो प्रकार के समीकरण होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक तो होता है असंतुलित। याद रखना, कभी भी असंतुलित समीकरण जो हमारा होगा उसको मैं संतुलित करके लिखा, लेकिन फिर भी हमारे पास क्या होता है, कभी कभी हमारे पास असंतुलित समीकरण भी दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रासायनिक कौन सा, संतुलित रासायनिक समीकरण, सॉरी। अब तुम्हें पता है संतुलित मतलब दोनों ओर इक्वल हो जाने चाहिए, मतलब आपको पहले से मालूम है कि अगर मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर दोनों ओर जो परमाणु है वो कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर। जैसे मैंने Mg+O2 अभी मैंने किया था, आप लोगों को पता ही था, तो ये क्या है, यहाँ पे मेरा MgO बना, ओके। तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया था ऐसे करके, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर Mg इधर भी 2 है तो Mg इधर भी 2 है, O2 इधर कितना है, 2 है, O ऑक्सीजन भी इधर 2 है, तो मतलब दोनों ओर अभिक्रिया क्या करती है बेटा, इक्वल होना चाहिए। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम ने क्या कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए दोनों ओर आए हुए तत्वों का परमाणु द्रव्यमान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यही है हमारे पास कभी कभी समीकरण जो संतुलित समीकरण होते हैं, एक असंतुलित समीकरण होता है। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें क्या हो बेटा, अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। मतलब आपके अभिकारक, मतलब ये आपको पता है Zn+HCl, ये इधर जो एरो के इधर साइड में लिखा हुआ है ये कौन है, आपका अभिकारक है, ठीक है। अब इधर कौन है, आपका उत्पाद है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा बेटा, Zn+HCl एरो Zn और ZnCl2+H2, ओके। मैंने इसको बैलेंस कर लिया। तो इधर जो है ना, ये कौन है, आपका अभिकारक है, और इधर कौन है बेटा, आपका उत्पाद है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS, मतलब ये कौन हो गया, आपके बाईं ओर हो गया, ये कौन हो गया, दाहिनी ओर। अब यहाँ पे देखो, आप बाईं और दाहिनी ओर के चक्कर में ना पड़ो। यहाँ पे देखो Zn, H और Cl, आपके कितने परमाणु लिए हैं, 3 टाइप के परमाणु, एक Zn है, एक H और एक Cl है। यहाँ पे भी आपका Zn, H और Cl। तो सबसे पहले यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कुल जो Zn दिखाई दे रहे हैं 1 है, H 2 दिखाई दे रहे हैं, Cl मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे Zn 1 है, पर H कितने 2 हैं, और Cl कितना है, वो भी 2 है। तो मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों कैसे हैं, इक्वल है। मतलब यहाँ से क्या बोलूँगा, LHS बराबर क्या है, RHS। तो ये जो समीकरण होगा वो कौन सा होगा बेटा, आपका संतुलित समीकरण। बात समझ में आई। चलो देखिए, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है, मतलब दोनों ओर हमारे जो परमाणु हैं वो कैसे हैं, समान है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो अभी मैंने आपको मैं यहाँ पे ये पूरा करके दिखा दिया Zn+HCl, तो इसमें दोनों ओर LHS और RHS मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है आपको। तो आप अपने यूट्यूब से भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, नोट्सों को अच्छी तरह से अपने आप बना सकते हो, अपने नोट्स भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैरिड आउट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इस समीकरण में बाईं और दाईं ओर दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा, समान है, इसलिए जो समीकरण है वो क्या, हमारा संतुलित समीकरण। अब बात आती है असंतुलित समीकरण की। तो असंतुलित समीकरण क्या कहता है कि ऐसे रासायनिक, जिस सेम टू सेम इसका ऑपोजिट कर दो आप, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद, क्या बेटा, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, असमान हो, मतलब दोनों ओर में समान नहीं है। जैसे मैंने अभी बोला था कि मैंने MgO लिया और O2 का रिएक्टिविटी कराई थी आपके लिए, तो मुझे क्या मिला था, MgO मिला था। तो मैंने बैलेंस किया था उसको, मैंने इसके आगे 2 लिखे थे, नहीं लिखे थे। अगर मान लो मैंने इसको समीकरण को ऐसे ही छोड़ दिया,
ठीक है, यहाँ पे मैंने Mg प्लस O2 एरो MgO, तो क्या हो गया यहाँ पे Mg और यहाँ पर Mg देखो समान है, पर यहाँ पर O कितने, 2, यहाँ पर O कितना, 1 है, तो ये कौन सा समीकरण होगा मेरा, असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मैंने क्या लिखा हुआ है, दोनों ओर Mg 1 है, O 2 है, पर राइट हैंड साइड में Mg तो 1 है, Mg तो मेरा संतुलित है, बट O क्या है मेरा असंतुलित है। अर्थात इस समीकरण में बाईं ओर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या क्या है, असमान है, ठीक है, इसीलिए ये कौन सा समीकरण है बेटा, असंतुलित समीकरण। अब एक चीज़ याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। मतलब ऐसे समीकरण जो असंतुलित होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण। और ऐसे ही समीकरण को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करके लाना पड़ेगा। ओके, बात समझ में आई यहाँ तक। तो फिर से देख लीजिए आज हमने क्या क्या सीखा, रासायनिक समीकरण निरूपण कैसे करेंगे, तो आपके लिए पता होना चाहिए। पहले क्या मालूम होना चाहिए, अभिकर्मक और उत्पाद। अब अभिकर्मक और उत्पाद को दर्शाने के लिए उनके बीच में क्या आना चाहिए, तीर का निशान आना चाहिए। तो एक और अब क्या लिखोगे, अभिकारक, और दूसरे और क्या लिखोगे, उत्पाद। अगर मान लो आपके पास ज़्यादा उत्पाद और ज़्यादा अभिकर्मक है तो उन्हें किससे दर्शाओगे, प्लस से दर्शाओगे, जैसे यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ है। फिर क्या उनकी अवस्था ठोस है तो क्या लोगे, सॉलिड। गैस है तो द्रव, गैस है तो G लेंगे, द्रव के लिए L लेंगे, जलीय लेंगे एक्वस सॉल्यूशन। विशेष परिस्थिति आपको पता है, ताप, दाब और उत्प्रेरक कहाँ दर्शा देंगे, एरो के ऊपर दर्शा देंगे, जो भी आपके पास आता है। जैसे मतलब आप दाब लगाकर अभिक्रिया कर रहे हो, ताप देकर या उत्प्रेरक के उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हो। अगला आता है हमारा समीकरण, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें बता चुका हूँ समीकरण कितने हमारे पास, 2 प्रकार के, एक संतुलित एक असंतुलित। संतुलित समीकरण में जिसमें हमारे दोनों ओर परमाणुओं की संख्या कैसी होनी चाहिए, समान हो, वो कौन सा समीकरण कहलाता है हमारा, संतुलित समीकरण। अब ठीक है, और असंतुलित में जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान ना हो। तो आप यहाँ इसको अच्छी तरह से और इसको रीड कर सकते हो। फिर आता है कि हमारा जो असंतुलित समीकरण है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कंकाली समीकरण भी कहते हैं। ओके, तो ये आज कल का जो वीडियो और आज का वीडियो जो पार्ट 2 है, दोनों आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, और इनसे अपने नोट्स भी बना सकते हैं घर पे, और आपको अच्छी से अच्छी आप पढ़ाई कर सकते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए गाइस, तो बोलने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग वैसे भी जानते हैं। तो यूट्यूब जो चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल को आपकी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट जरूर करिए बच्चों। और एक चीज़ और बेटा, जब भी आप वीडियो देखो ना, पूरा कंप्लीट वीडियो देखो, तो आपको मालूम पड़ेगा इस कंप्लीट वीडियो में क्या क्या हो रहा है। क्लियर? चलिए कल मिलते हैं फिर पार्ट 3 के साथ। और अगर आपके साथ एक और आपको सूचना दे दूँ, इसके साथ साथ आपको मैं चैप्टर नंबर 10 के भी कल से वीडियो डालना चालू कर दूंगा, तो वो भी आपको मिलते जाएंगे। चलिए बाय बाय, ओके बाय।